पहला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो बताना है आपको पुराणों की कुल संख्या कितनी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 16, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 20। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है 18। पुराणों की संख्या है 18। व्याख्या देख लेते हैं कुछ। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों के जो रचनाकार थे वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इससे राजाओं की वंशावली के बारे में तथा तत्कालीन समाज, धर्म, तीर्थ, भूगोल इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिलती है। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। इसके मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। 18 पुराणों में विष्णु, ब्रह्मा, भागवत, वायु, मत्स्य, मनवंतर तथा वंशानुचरित पुराण सर्वाधिक प्राचीन हैं। विष्णु, मत्स्य, वायु तथा भागवत पुराण ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण में हम देखते हैं तो सातवाहन वंश के, और विष्णु पुराण में मौर्य और गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें शुंग वंश एवं गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी हेतु वायु पुराण सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। इस प्रकार पुराणों में हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन, गुप्त वंश के विषय में कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र का, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, चौथा है गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन मंदिरों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया था। यहाँ बौद्ध और जैन गुफा मंदिर भी हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा अवंतिका, तीसरा ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, चौथा उक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। यह अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में इस नगर के कुछ अन्य नाम हैं जैसे विशाला, भागवती, हिरण्यवती, पद्मावती। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं कथन और कारण से संबंधित। तो कथन और कारण बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है। तो आप देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अतः ये प्रश्न में ए उत्तर सही होगा। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो द्वारा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कथन ये सत्य है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु नगर है। यह स्थान पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्थल की सर्वप्रथम उत्खनन कराया था। यहाँ से उत्खनन के दौरान विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल कॉलेज भवन, सभागार इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हड़प्पाकालीन पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से सभ्यता से संबंधित अवशेष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा प्राप्त किए गए। यहाँ से भी अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान में ये नगर मृत प्राय यानी कि अब विलुप्त स्थिति में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है प्रतिष्ठानपुरी, चौथा है श्रावस्ती। सही उत्तर क्या है? चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था वो था प्रतिष्ठानपुरी। व्याख्या देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुरी था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के बाद द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारन ने प्रतिष्ठानपुर यानी वर्तमान झूसी इलाहाबाद के पास में अपनी राजधानी की स्थापना की। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश, सोमवंश, क्षत्रिय वंश के 3 मूलभूत वंशों में से एक था। 2 वंश और थे जो सूर्यवंश और अग्निवंश। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। पहला ऑप्शन है लौरिया नंदगढ़ का, दूसरा है सांची का, तीसरा सारनाथ, चौथा है कौशाम्बी। तो सबसे सुरक्षित जो स्तंभ है वो है लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ।
कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभों में से बिहार के चंपारण में स्थित लौरिया नंदगढ़ का एक सिंग वाला स्तंभ सबसे सुरक्षित अवस्था में। यहाँ से प्राप्त पाषाण स्तंभ आज तक प्राप्त पाषाण स्तंभों में सुंदरतम है। इसकी गोल चौकी पर गर्दन उठाए सिंह अगले पैरों पर खड़ा हुआ है। आसन के चारों ओर किनारों पर हंस उत्कीर्ण है। ये हंस सजीव सुंदर है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जो कि विभिन्न 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला ऑप्शन है धर्म की सादगी, दूसरा ऑप्शन है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा कथन है कि धर्म की मशीनरी भावना, चौथा है कि स्थानीय भाषा का प्रयोग और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण देखेंगे तो पहला ये था कि धर्म की सादगी थी, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील भी थी, धर्म की मशीनरी भावना थी और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। और इसमें पांचवा कारण जो है मेल नहीं खा रहा है, तो पांचवा नहीं होगा, केवल 1, 2, 3, 4 ही सही होंगे। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जबकि ठीक इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस धार्मिक आंदोलन भी चल रहा था, जो पुरातन मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। भारत में इस आंदोलन के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारण थे, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों में निहित थे। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मशीनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारण थे। दार्शनिक तथा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, पहला नदी थी सिंधु, दूसरा है चेनाब, तीसरी है झेलम, चौथी है गंगा। तो आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर और कुछ स्थल झेलम पे भी मिले हैं, जबकि गंगा स्थल पर कोई भी, गंगा नदी के किनारे कोई भी स्थल नहीं मिला है। अतः ये उत्तर 1, 2, 3 सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तक था। हिंडन नदी के पास में आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें झेलम, सिंध, चेनाब, रावी नदियां हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे किसी भी सिंधु सभ्यता का अवशेष नहीं मिला। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा है ब्राह्मी। सही उत्तर इसका होगा प्राकृत भाषा में थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है कबीर का, दूसरा है रामानंद का, तीसरा ऑप्शन है रामानुज का, चौथा है चैतन्य का। तो ये कथन कहा था रामानंद ने कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म या संप्रदाय ना पूछे। चलिए कुछ व्याख्या देखते हैं। यह कथन जो है संत रामानंद जी का है। इनके शिष्य में सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्राप्त है। आचार्य रामानुज की पीढ़ी में स्वामी रामानंद पहले संत थे, जिन्होंने भक्ति द्वारा जन जन को नया मार्ग दिखाया। इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया एवं जाति संबंधी भेदभाव की निंदा की। भक्ति का द्वार सबके लिए खोला। इनके 12 शिष्यों में निम्न जाति के थे: रैदास जो कि चमार थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, सेन जो कि नाई थे, धन्ना जो कि जाट। अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। पहला ऑप्शन है आदिल शाह ने, दूसरा है अमीर खुसरो ने, तीसरा ऑप्शन है तानसेन, चौथा ऑप्शन है बैजू बावरा। सही उत्तर क्या है? अमीर खुसरो द्वारा संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तबला का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के महान कवि थे। ये बलबन के काल में शाही सेवा में आ गए थे। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण यानी कि राज्याभिषेक हुआ था। पहला ऑप्शन है कि अकबर का, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर का, तीसरा है शाहजहां का, चौथा है औरंगजेब का। सही उत्तर इसमें है क्या है? औरंगजेब का जो है 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। पहला ऑप्शन है औरंगजेब के समय, दूसरा है शाहजहां के समय, तीसरा है जहांगीर के समय, चौथा है अकबर के समय। सही उत्तर इसका हो जाएगा शाहजहां के समय किया गया था। व्याख्या देखेंगे तो मुगल शासक शाहजहां के समय उसके विद्वान पुत्र दारा शिकोह ने स्वयं तथा काशी वाराणसी के कुछ संस्कृत विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर्र अकबरी के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में घटनाएं दी हैं, सूची 2 में वर्ष दिए हैं। कौन सी घटना किस वर्ष हुई? पहला है असहयोग आंदोलन। आप देखेंगे तो ये घटना घटी थी 1920 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ ये हुआ वर्ष 1930 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1937 में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। तो ये इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं तो असहयोग आंदोलन का कार्यकाल 1920 से 22 ईस्वी था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा था, जिसे कुछ विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 28 दिसंबर 1931 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में की थी। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मई 1933 में आंदोलन को निलंबित कर दिया तथा कांग्रेस कार्यकारिणी की पटना में जो बैठक हुई थी 1934 ईस्वी में आंदोलन को समाप्त घोषित किया गया। फरवरी 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया और उसे कुल 1161 सीटों में से 716 सीटों की पर विजय प्राप्त हुई। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में यानी मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा तथा मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत में अपनी सरकार का गठन किया। कुछ दिनों के बाद पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में भी सरकारें बनी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? पहला ऑप्शन है अरविंदो घोष, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा अरविंदो घोष जो थे वो स्वदेशी के समर्थक थे। व्याख्या देखेंगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को 1905 से 1908 ईस्वी के बीच चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को फैलाने का काम उग्रवादी नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, लाला लाजपत राय पंजाब के, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल बंगाल के इत्यादि नेताओं ने किया। उन्होंने बहिष्कार आंदोलन में सिर्फ विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया, बल्कि स्कूलों का, अदालतों का, उपाधियों का, सरकारी नौकरियों के बहिष्कार का भी नारा दिया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अधिनियम है, सूची 2 में उस अधिनियम के नाम हैं। तो आप इसको मिलाएंगे तो देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था ये जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चंग्सफोर्ड सुधार के नाम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये जाना जाता है आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आया था। स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो था ये माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत आया था। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर इसमें क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो अरुणा आसिफ अली का जो संबंध था वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ था।
और इसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अरुणा असफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकलापों की महिला संगठनकर्ता के रूप में कार्य किया था। इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 ईस्वी में पहली बार वे जेल गईं। उन्हें 1932-1941 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। उन्हें प्रमुख क्रांतिकारियों में गिना जाया तथा 1942 ईस्वी में बंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में पुलिस को चुनौती देकर झंडा फहराने के बाद भूमिगत हो गई और 1947 ईस्वी में भूमिगत जीवन से बाहर आने के पश्चात वे 1947 ईस्वी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कालक्रम बताना है, आपको चयन करना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन घटना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा है भगत सिंह को फांसी, चौथा है गांधी रिवरेंज समझौता। तो आप देखेंगे ये सभी घटनाएं जो हैं वो किस क्रम में हुई। तो सबसे पहले हुआ था गांधी रिवरेंज समझौता, इसके बाद आपका आया भगत सिंह को फांसी देने की घटना, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार जो है आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित घटना कालक्रम इस प्रकार है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप देखते हैं 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची का अधिवेशन हुआ था ये 26 मार्च 1931 से 29 मार्च 1931 तक चला। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। व्याख्या देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 ईस्वी में अध्यक्ष बनने के बाद देश नायक की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था देशभक्तों का देशभक्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है लाजपत राय, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है MC मजूमदार। तो सही उत्तर क्या होगा? मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है पूर्वी दक्कन में, दूसरा है उत्तरी मैदान के क्षेत्र में, तीसरा है पश्चिमी तट पे, चौथा ऑप्शन है पूर्वी तट पे। सही उत्तर क्या है? वृक्षादित क्षेत्र जो सर्वाधिक है वो पश्चिमी तट पर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष का कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर एवं त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पीसीएस की। तो आप इसमें चलिए उत्तर का चयन करिए। तो पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1941, चौथा ऑप्शन है 1951। सही उत्तर इसका क्या है? 1921 को जो है ये महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसका कारण क्या है चलिए वो भी देख लेते हैं। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 को ही एकमात्र ऐसा वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर रही वो ऋणात्मक रही, यानी कि -0.31%। इसलिए 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है सैंडल पीक, दूसरा है माउंट थुइलेर, तीसरा है माउंट दिवालो, चौथा है माउंट कोयल। सही उत्तर क्या है? सैंडल पीक जो है वो माउंट अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे अधिक ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न नदियों में किसमें सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कृष्णा। सही उत्तर क्या है? गोदावरी का जो है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? पहला असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु जो है ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। इस मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 से 60% प्राप्त होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने से ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आद्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में वर्षा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है लेह, तीसरा ऑप्शन जोधपुर, चौथा है जैसलमेर। सही उत्तर क्या है? लेह जो है सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से एक पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सतलुज, दूसरा है झेलम, तीसरा है व्यास, चौथा है चिनाब। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिनाब के में स्थित है भारत पाक बगलिहार परियोजना। ठीक है, तो ये भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चिनाब नदी पर स्थित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के कार्यक्रम के अनुसार बनाना है। तो इसमें देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा है, तो आप इन में देखेंगे तो सबसे पहले इसमें बना था सिक्किम, तो सिक्किम हो जाएगा पहले स्थान पे। इसके बाद बना अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद बना आपका छत्तीसगढ़ और अंत में बना झारखंड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। व्याख्या देखते हैं तो छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति प्रथा को मानती हैं? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा है नागा, तीसरा है जौनसारी, चौथा ऑप्शन है टोडा। सही उत्तर इसमें जो होगा वो सही उत्तर आपका होगा जौनसारी और टोडा जो हैं, इनमें जो जनजातियां हैं इनमें बहुपति प्रथा चलती है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जौनसारी है, खस, टोडा, कोटा, कोटा, नायर, इरावा, तियान जनजातियां बहुपति प्रथा को प्रचलन को है और ये बहुपति प्रथा मानती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील, गोंड, संथाल, थारू में कौन है? तो गोंड सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है तमिल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत निवासी। इस जनजाति का विस्तार मुक्ता सतपुड़ा पर्वतमाला से गोदावरी तक व्याप्त है। इन्हीं के नाम से मध्ययुग में गोंडवाना को प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश में कथन और कारण का चुनाव करना है। तो आप देखेंगे कि कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सूचक है, सूचकांक है। कारण है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित हैं? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा हंगरी, तीसरा मलेशिया, चौथा है स्विट्जरलैंड। कौन सही व्याख्या देखेंगे तो आप इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान हो गया और हंगरी हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, ये जो है स्थल बाधित। अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। पहला ऑप्शन है कोटोपैक्सी, दूसरा फ्यूजियामा, तीसरा किलायू, चौथा विसुवियस। सही उत्तर क्या है? किलायू जो है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, दूसरा ब्राजील धारा, तीसरा ओशियो धारा, चौथा है कनारी धारा। तो इसमें से आप देखेंगे कि एक से ज्यादा जो है वो समुद्री धाराएं जो है वो ठंडी जल धाराएं। तो आपका सही उत्तर इसमें जो होगा पहला हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, ओशियो जो है ठंडी जलधारा है, कनारी भी ठंडी जलधारा, ब्राजील जो है एक गर्म जलधारा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी 1, 3, 4। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हम्बोल्ट, ओशियो, कनारी धारा ठंडी समुद्री धाराएं हैं जबकि ब्राजील जो है गर्म धारा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरी धारा है? पहला ऑप्शन है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तीसरा ऑप्शन है बेंगोला की धारा, चौथा है पीरू की धारा। सही उत्तर क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये एक गर्म सागरी धारा है जबकि अन्य। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि सूची 1 में जो है जनजातियां दी हैं, सूची 2 में देश दिए हैं, तो इनको मिलाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे एस्किमो जो है ये पाई जाती है कनाडा में, मसाई जो है ये आपका पाया जाता है केन्या में, बद्दू जो है ये सऊदी अरब में पाई जाती है और बुत्सवाना जो है ये आपके बोत्सवाना के प्रदेश में पाई जाती है। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। सही उत्तर होगा 3, 4, 2, 1। मिलान एक बार देख लेते हैं इसका। एस्किमो कनाडा, मसाई जनजाति केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में, बुशमैन बोत्सवाना में। एस्किमो जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में, जबकि मसाई जो जनजाति केन्या, बद्दू सऊदी अरब में, बुशमैन कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, भारत, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा है मालदीव। सही उत्तर क्या है? बांग्लादेश जो है सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है। अगला प्रश्न है कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा एक कथन सही है। पहला ऑप्शन है एल अकीला रोमानिया का प्रसिद्ध दुर्ग है। फिर है कि एल अकीला जो है फ्रांस भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित प्रसिद्ध समुद्री बालू तट है। तीसरा है कि एल अकीला फ्रांस का एक प्रसिद्ध दुर्ग है। चौथा है कि एल अकीला इटली में एक स्थान है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इटली में एक एल स्थान है जिसका नाम है एल अकीला। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो जब मूल संविधान था उसमें कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, इसमें से निम्न में से बताना है। तो पहला है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो आप देखेंगे कि इसमें जो थे वो 3 शब्द नहीं थे। एक है समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। ये 3 शब्द जो हैं बाद में जोड़े गए हैं। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1, 2, 3। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। इसे 42वें संविधान भारतीय संविधान संशोधन की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। पहला है कि वो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही बात है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बात सही है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये बात इसमें सही नहीं है। जबकि 1, 2, 3 जो ऑप्शन है ये आपके सही होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। व्याख्या देखते तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था में के मूलभूत लक्षण में लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना है। जबकि भारतीय संविधान में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन यहाँ पे होता है केंद्र और राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13, दूसरा है अनुच्छेद 14, तीसरा है अनुच्छेद 15, चौथा है अनुच्छेद 16। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुच्छेद 14, 15, 16 में दिया गया है समानता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 13 में जो है वो समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका 2, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत दिया गया है। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वर्ग, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। जबकि अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों में वर्णित है। इसमें कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्यानों पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो आप देखेंगे जो केंद्र और राज्य का जो संबंध है इन चारों ही बातों पर निर्भर करता है। तो चारों ही कथन जो हैं इसमें सत्य हो जाएंगे। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है सभी चारों पे। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत केंद्र राज्य के जो संबंध है ये संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्यानों और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। तो आप इसमें देखेंगे कि कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो बात इसमें देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अतः ये प्रश्न ए जो है वो सही होगा कि ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है ए का। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो विषय दिए हैं, दूसरी तरफ सूची दी है। तो 1 देखेंगे आप, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो बात सही है। शेयर बाजार जो है ये समवर्ती सूची का, ये इस बात गलत है। डाकघर जो है बचत बैंक संघीय सूची का विषय है, तो ये बात सही है। जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है, ये भी बात सही। अतः इसमें जो सही आंसर है वो शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची का विषय, ये गलत बात है, यानी कि आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। पहला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा है कि संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, चौथा है कि राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा को 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो आप देखेंगे चारों कंडीशन दी गई हैं। इन चारों ही कंडीशन में आप देखेंगे तो संघीय संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है।
तो चारों विकल्प सही होंगे। तो कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्य सूची के उपरोक्त चारों स्थितियों में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 में वो जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना हो तब बना सकती है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 357 में राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू करने की अवस्था में लगा सकती है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तब। अनुच्छेद 250 के तहत आपात की घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर भी संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। दिए गए कूट की सहायता से बताना है कि इसमें कौन सही है। पहला आपका कथन है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है कि एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो आप बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आप देखेंगे कि ये भी पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सभी तीनों कथन। व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग का गठन जो था 1948 में हुआ था। ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता इन्होंने दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के पक्ष में नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता बताना है कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गता उद्देश्य का बना, बात सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, नहीं है, ठीक है, तो ये भी बात सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है क्योंकि प्रस्तावना का संशोधन किया जा चुका है। फिर चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये बात भी सही है। तो इस प्रकार आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही होंगे। तो राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचारित वापस करने के लिए, और पांचवा है कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो राज्य के राज्यपाल के संबंध में जो है वो मंत्रिपरिषद से परामर्श से स्वतंत्र है। वो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन उच्च न्यायालय के संबंध में वो सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्याख्या देख लेते हैं। तो राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए कह सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है के लिए अपना विधानसभा में समय पूर्व विघटन करने के संबंध में राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की अधिकृत नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो आप निम्न में से देखेंगे तो सही क्रम बताना है कि राष्ट्रपतियों में कौन सा रहा है। पहला ऑप्शन आपका सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। तीसरा ऑप्शन है राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, फखरुद्दीन अली अहमद। चौथा है राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। अब आप इसको देखेंगे तो आप इनमें देखेंगे कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद आप देखेंगे राधाकृष्ण, फिर जाकिर हुसैन और फिर वीवी गिरी का नाम आया। ठीक है, तो क्रम के हिसाब से देखें तो ये क्रम ज्यादा सही है बजाय। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहला ऑप्शन है 2004 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त वर्षों में से किसी में भी नहीं। सही उत्तर क्या है? वर्ष 2005 में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, दूसरा है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, तीसरा करारोपण, चौथा है भूमि सुधार। सही उत्तर क्या है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो असमानता घटाने का एक उपाय नहीं है, जबकि अन्य जो है वो हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, दूसरा है परिवार की औसत आय के आधार पर, तीसरा है परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर, चौथा है देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर।
अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ बताना है, क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जा सकता, दूसरा है पूंजी परिसंपत्तियों जो प्रयोग में नहीं है, तीसरा है वसूली नहीं होती, चौथा है कम ब्याज वाले ऋण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसूली नहीं होती है जिन संपत्तियों की उनको। तो इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है? ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए ये ऋण जिनकी मुख्य रकम और उस पर देय ब्याज की वसूली नहीं हो पाती है, ये क्या कहलाता है? एनपीए कहलाता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। पहला है दृश्य व्यापार, दूसरा है दृश्य व्यापार, तीसरा है ऋण, चौथा है उक्त सभी। तो आप देखेंगे कि भुगतान संतुलन में उक्त सभी यानी कि दृश्य, अदृश्य और ऋण सब सम्मिलित होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जो भुगतान संतुलन जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, में दृश्य, अदृश्य और ऋण तीनों सम्मिलित होते हैं। दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात तथा दृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात सम्मिलित होता है। इन दोनों दृश्य अदृश्य का लेन देन बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के चाल और खाते को प्रदर्शित करता है, जबकि बीओपी का पूंजी खाता वैश्विक निवेश और ऋण के लेन देन प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि अब पैकेजिंग संवेष्टि की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा है कि उत्पादों को आकर्षक बनाता है, तीसरा है कि उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, चौथा है कि उपरोक्त सभी प्रदान करता है। सही उत्तर क्या है? ये उपरोक्त सभी प्रदान करता है, इसीलिए पैकेजिंग की जो अगला प्रश्न है कि बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, दूसरा ऑप्शन है कि आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, तीसरा आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, चौथा है भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है। आरबीआई जो बैंक दर है वो उसका क्या होगा? वो है जो आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को। अगला प्रश्न है कि एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा है कि दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान होता है, तीसरा है कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, चौथा है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। सही उत्तर क्या होगा? देखेंगे कि जो बल्ब जो है कम प्रकाश देता है यानी कि उस बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक। अगला प्रश्न है कि ब्लू मून परिघटना होती है। पहला ऑप्शन जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, दूसरा ऑप्शन है जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमा हो, तीसरा है कि जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में दो पूर्णिमाएं हो, चौथा है कि उपरोक्त में किसी में भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है डाई रंग लेजर, दूसरा ऑप्शन है सेमीकंडक्टर लेजर, तीसरा है एक्साइमर लेजर, चौथा है गैस लेजर। सही उत्तर क्या होगा? सेमीकंडक्टर लेजर। व्याख्या देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर लेजर एक ठोस लेजर है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर तथा सीडी डीवीडी में प्लेयर में किया जाता है। एक्साइमर लेवर या एक्सीप्लेक्स लेवर एक पराबैंगनी लेजर है जिसका प्रयोग आंख की शल्यक्रिया तथा अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। गैस लेजर का प्रयोग मुख्यतः होलोग्राम बनाने में तथा विभिन्न उत्पादों पर छपे बार कोड को पढ़ने में किया जाता है, जबकि डाई लेजर का प्रयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। दूसरा कथन है कि एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका प्रश्न का जवाब होगा कि कथन एक सही है और दूसरा वाला जो है ये गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ किसी भी ईंधन के दहन हेतु ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है तथा अंतरिक्ष में इसके बाह्य रूप से उपलब्ध न होने के कारण यह अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। दूसरी ओर अगर रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है, परंतु ये गैस के रूप में नहीं बल्कि तरल या ठोस रूप में ले जाता है। दहन के दौरान ऑक्सीजन तरल या ठोस ईंधन से गैस रूप में परिवर्तित होकर रॉकेट को प्राप्त होती है। तो कथन दो ही रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति हेतु ईंधन वहन करता है, तो दोनों कथन सही होंगे। अगला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, पहला कथन है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, दूसरा कथन है कि पानी को सतह से ऊपर हल्की हो गई है, तीसरा है कि पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, चौथा है कि पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान की प्राप्ति हुई है। सही उत्तर इसमें क्या होगा कि वो पानी की सतह से ऊपर आकर भारी महसूस होती है जब पानी की बाल्टी को हम कुएं से ऊपर खींचते हैं। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी से में कम है तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु
पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, दूसरा है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, तीसरा है कि रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, चौथा है ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। सही कथन क्या होगा कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, यही कारण है सितारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। पहला कथन है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, दूसरा है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, तीसरा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, चौथा है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल रेखा के अंदर रहती है। तो सही उत्तर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा है वो तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी गिर। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है कि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, दूसरा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, तीसरा का है ऑप्शन फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, चौथा है कि आपका फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर बी होगा। फ्रिज के अंदर जो होती है आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने हेतु उपयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, दूसरा है पारे का थर्मामीटर, तीसरा है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, चौथा ऑप्शन है वाष्प दाब थर्मामीटर। सही उत्तर क्या होगा। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है ये 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप हेतु उपयुक्त होता है नापने के लिए। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा कारण यह है कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय आकर्षण के कारण होता है। आप देखेंगे इसमें कथन और कारण का प्रश्न है, कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। पहला ऑप्शन है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, दूसरा है नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, तीसरा है नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, चौथा है कि उपरोक्त सभी के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा। उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका समस्थानिक, दूसरा है समदाबिक, तीसरा है समव्ययी और चौथा है सम न्यूट्रॉनिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा। समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल का, दूसरा है साइट्रिक अम्ल का, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, चौथा है एसिटिक अम्ल का। सही उत्तर क्या है। एसिटिक अम्ल का जो है वो एक जलीय घोल है सिरका। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो कि सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक और रासायनिक गुण से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ से, दूसरा तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ती, चौथा है फूल। सही उत्तर इसका हो जाएगा कि पत्ती से जो है अधिकतम तेल पाया जाता है पुदीना के। पुदीना आर्क या मेंथॉल ऑयल मुख्यतः पुदीना की पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा अरवेनेस है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है आर्टीथर, दूसरा है ग्ले, तीसरा है लुटिविर, चौथा है सिनेरेरिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा। आर्टीथर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है पाइन, दूसरा है पाम, तीसरा ऑप्शन है साइकस, चौथा है देवदार। सही उत्तर क्या है। पाइन से प्राप्त होता है चिलगोजा। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रोस्यूटिकल्स का उत्पाद है जिनमें होते हैं। पहला ऑप्शन है पोषक विटामिन और खनिज, दूसरा है पोषक प्रोटीन और वसाम्ल, तीसरा ऑप्शन है कि पोषक और विषाक्त प्रभाव, चौथा है पोषक और औषधि प्रभाव। सही उत्तर क्या होगा। पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रोस्यूटिकल्स या जब शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रोस्यूटिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 देखते हैं। सूची 1 का मिलान करते हैं। सूची 1 में दिया है पहला ईईजी, तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। इसके बाद ईसीजी दिया हुआ है, तो ये संबंधित है हृदय से। इसके बाद ईओजी दिया है, ये संबंधित है आपका आँख से। और उसके बाद ईएमजी जो है ये संबंधित होती है मांसपेशी से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो ईईजी जो है इसको इलेक्ट्रॉनसेफेलोग्राफी भी कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ईसीजी जो है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। इससे हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। ईओजी जो है रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। ये इसका ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियां तथा मांसपेशियों के नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है कि एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में। दूसरा ऑप्शन है पुत्रियों में। तीसरा ऑप्शन है पुत्रों के पुत्रों में। चौथा ऑप्शन है पुत्रियों के पुत्रों में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कि पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन एक वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? तो इसमें मल्टीपल आंसर होंगे। तो आप देखेंगे कि पहला है कि हिमानी का पिघलना, यानी कि हिम जो होते हैं उनका पिघलना। दूसरा है सागरीय तल में उत्थान। तीसरा है मौसमी दशाओं में परिवर्तन। चौथा है ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। तो आप देखेंगे कि वैश्विक ताप के असर को इंगित चारों ही कर रहे हैं। हिमानी का पिघलना भी, सागरीय तल के उत्थान भी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि भी। तो सही उत्तर चारों हो जाएंगे। सभी चारों उत्तर सही। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है बताना है। पहला ऑप्शन है पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। दूसरा है कि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। चौथा है कि यह कैंसर पैदा करता है। सही उत्तर इसमें देखना है तो क्या होगा? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित जो सही उत्तर है, पहला सही उत्तर होगा कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। तीसरा कथन सही होगा, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। चौथा सही होगा, यह कैंसर पैदा करता है। दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर है वो, पहला ऑप्शन है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा है कि कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। चौथा है कि कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसमें मल्टीपल आंसर सही हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही। अगला प्रश्न है कि बताइए कौन सा लोक संगीत के दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है। पहला कजरी बनारस वाराणसी, दूसरा बिरहा कानपुर, तीसरा होली ब्रज, चौथा है नौटंकी हाथरस। तो इसमें देखेंगे जो सुमेलित नहीं है बताना है। तो बिरहा जो है कानपुर से संबंधित नहीं है जबकि अन्य सुमेलित हैं। तो बिरहा जो है पूर्वांचल का लोकगीत है। ब्रज की होली एवं रास नृत्य प्रसिद्ध है। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी में प्रचलित है। नौटंकी जो है ये लोक नृत्य हाथरस और कानपुर में प्रचलित है। हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी प्रसिद्ध है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान की नौटंकी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। पहला है डोला मारू, दूसरा है रसिया, तीसरा ऑप्शन है बिरहा, चौथा है कजरी। सही उत्तर क्या होगा? ढोला मारू जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है जबकि अन्य जो है वो उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं बल्कि ये कहाँ का है? राजस्थान की एक प्रेम कहानी है जिसे वहाँ के लोक गीतकारों द्वारा गायन शैली में सुनाई जाती है। इसके अलावा जो है बिरहा, रसिया व कजरी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है कर्मा मोहबा, दूसरा धुरिया बुंदेलखंड, तीसरा धीवर कहार, चौथा है नटवरी पूर्वांचल। सही उत्तर क्या है इसका? जो सुमेलित नहीं है कर्मा मनोहर सुमेलित नहीं है, बाकी धुरिया बुंदेलखंड संबंधित है, धीवर कहार से, और नटवरी जो है पूर्वांचल संबंधित है। कर्मा जो है ये महोबा से संबंधित नहीं होकर बल्कि जो है संबंधित है मिर्जापुर से। कर्मा और शीला नृत्य आदिवासियों द्वारा किए जाते हैं। धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। धीवर नृत्य जो है कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। नटवरी नृत्य जो उत्तर प्रदेश के अहीरों यादवों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि हाथरस व कानपुर परंपराओं का संबंध है। पहला ऑप्शन है रंगमंच से, दूसरा है शास्त्रीय गायन से, तीसरा है लोक नृत्य से, चौथा ऑप्शन है कबड्डी से। सही उत्तर इसका क्या होगा? रंगमंच से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की खरीफ फसलों की बुवाई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, दूसरा है अप्रैल मई के दौरान, तीसरा है जून जुलाई के दौरान, चौथा है अक्टूबर दिसंबर के दौरान। सही उत्तर क्या होगा? जून जुलाई के दौरान होती है। अगला प्रश्न है कि वो जनपद चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए एक पॉलीक्लिनिक नहीं है। पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा झांसी, तीसरा मुजफ्फरनगर, चौथा है गोरखपुर। सही उत्तर क्या होगा? झांसी में जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पहला है सारनाथ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा है कौशाम्बी,
चौथा है देवी पाटन। सही उत्तर क्या होगा, कौशाम्बी में जो है वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से, दूसरा ऑप्शन है पंजाब से, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र से, चौथा ऑप्शन है बिहार से। सही उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र से संबंधित है तमाशा संगीत नाटक। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो स्थित है कहाँ पर है, पहला है पंतनगर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है रांची। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है भोपाल में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को चिन्हित करना है, उसमें बताना है कथक नृत्य से संबंधित नहीं है बताना है। पहला है विद्याधीश, दूसरा शंभू महाराज, तीसरा लच्छू महाराज, चौथा है ध्रुवतारा जोशी। सही उत्तर क्या होगा, ध्रुवतारा जोशी जो है ये कथक से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य जो है संबंधित है। ध्रुवतारा जोशी जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, ठीक है, और बाकी जो है ये कथक से संबंधित है। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में खेल शब्दावली, सूची 2 में खेल हैं, तो इसको मिलान करने पे आप देखेंगे कि बुल साई जो है ये प्रयोग होता है निशानेबाजी के लिए, कैडी जो है ये प्रयोग होता है गोल्फ के लिए, ड्यूस जो है ये प्रयोग होता है टेनिस के लिए, और गूगली जो है ये शब्द है क्रिकेट के लिए। तो इस प्रकार ये सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 131 लीटर, दूसरा है 159 लीटर, चौथा है आपका 170, तीसरा है 179 लीटर, चौथा है 201 लीटर। सही उत्तर क्या है, 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल।